हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका जो है हिंदी के गद्यखंड का यह चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले जो है 8 चैप्टर का हमने सभी चैप्टर को अच्छे से समझाया। उसके बाद उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को भी हमने आपको करा दिया है, और उसके बाद जितना सब्जेक्टिव था उस चैप्टर में उन सभी को भी बताया, और ख़ास करके वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बताया जो भी आया था, मतलब बहुत बार पूछा गया था। तो आइए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज जो है 9 को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका नाम क्या है? तो देखिए नाम क्या है, तो आविन्यो। यह भी है एक प्रकार का, यह एक ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे हम लोग सबसे पहले देखते आते हैं क्या किसके बारे में, तो कवि के बारे में। तो इसमें भी सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद जो भी आगे चैप्टर में होगा उसको तो आपको तो पता ही है हम लोग कैसे समझाते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी, यानी इस आविन्यो यानी इस ललित रचना के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में दुर्गे छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्या याद रखोगे? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दुर्गे छत्तीसगढ़ में हुआ था। किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। लेकिन ये रहते कहाँ पर थे? मूल निवास इनका सागर प्रदेश में था। ठीक है, आगे है कि उनकी माता का नाम निर्मला देवी। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? तो क्या याद रखोगे? निर्मला देवी। क्या याद रखोगे? निर्मला देवी। उसके बाद है कि पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। माता का नाम क्या था? निर्मला देवी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई है। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा कहाँ पर? तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई है। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे। सबसे पहले उन्होंने कहाँ थे? तो सागर विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। उसके बाद स्टीफेंस कॉलेज सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया है? तो बीए किया है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया है। दिल्ली में आकर क्या किया? अंग्रेजी से एमए किए हैं। आगे है कि उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया, और अपने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया है। किसको अपनाया है? भारतीय प्रशासनिक सेवा को। आगे है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे हैं, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार का कला अकादमी के निर्देशक भी बने हैं। ठीक है, इसके अलावे ये भारत सरकार के कला निर्देशक के क्या रहे हैं? कला अकादमी के निर्देशक भी बन रहे हैं। ठीक है, आगे है कि अशोक वाजपेयी का लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुखी, चिट्ठी रास है आदि उनके कविता संकलन हैं। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर कविता का गल्प कवि कह गए हैं और आदि उनकी आलोचक या आलोचना की पुस्तकें हैं। ये सब इनकी क्या है? तो आलोचना की पुस्तकें हैं। आगे है कि उनके द्वारा संपादित पुस्तक की सूची भी लंबी है। तीसरा, साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्त बोध, सम, शेर और अज्ञ की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिसमें या जिनमें सबवेती, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास इत्यादि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में जो है सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद दयावती शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस कब प्राप्त हुआ था? तो 2004 ईस्वी में इनको प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, अब जो पंक्ति हम पढ़ने वाले हैं वो आपके किससे? इस ललित
किससे? तो ललित रचना से जो है क्या होगा, मेल खाता हुआ नजर आएगा। क्या है? तो सृजन साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धार्मिकता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके आविन्यो नामक गद्य एवं कविता से सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखोगे आविन्यो नामक गद्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? आविन्यो नामक गद्य से लिया गया है, और इसका नाम भी क्या रख दिया गया है? आविन्यो ही रख दिया गया है। और इसमें बहुत कम से पॉइंट को लिया गया है। किससे? उस आविन्यो नामक पुस्तक के पॉइंट से। आगे है कि इसी नाम के संग्रह में उनकी सार्वजनात्मकता गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की दो रचना के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप से यहाँ प्रस्तुत है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। असल में जिस आविन्यो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह दक्षिण फ्रांस का एक क्या है? ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिन, यानी वहां पर जाके लेखक ने टोटल 19 दिन तक रहे थे। कितना दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। उसी को क्या है बोल रहा है ये? 21 दिन तक रहे थे। ठीक है। एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखते थे। मतलब वहां पर जो एकांत में जाकर रहे थे, कहां पर भाई साहब? आविन्यो में। वहां पर जो रहे थे ना, वहां पर जाके पूरे मन से, ठीक है, पूरा गद्य लिखते थे, पूरी कविताएं लिखते थे। ठीक है, बताएंगे आपको कौन कौन से कविता लिखे थे, कितने कविता लिख दिए थे। ठीक है, मात्र 19 दिन के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारे पुस्तक और बहुत सारे गद्य की रचना कर दी। ठीक है, आगे है कि प्रवास के दौरान लगभग, हाँ ये तो हो गया। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान पर परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय के अनुबंध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हैं। यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। ये कविता जब आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कोई भी रचनाएं जो है किस प्रकार से रूप या अपना आकार ग्रहण करती है। आगे है कि कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती। उनकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब कवि का कहने का अर्थ है कि कोई भी रचना जो है ना आसान नहीं होता है। किसी भी रचना को लिखने के लिए जो लिखने वाले होते हैं उनकी जो है उनको बहुत दूर तक कम से कम समझ होना चाहिए, तब जाके वो किसी भी रचना को क्या कर सकते हैं, तो भाई साहब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तो सिर्फ कवि के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? कवि के बारे में। अभी पूरा कविता बचा हुआ है तो जाना नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको इन सभी क्वेश्चन का क्या करना है, तो भाई साहब आंसर दे देना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि प्रस्तुत कहानी पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखोगे यह एक प्रकार का ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है। अगला है कि इस पाठ के लेखक कौन है, तो हमने अभी आपको बताया इस पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखोगे इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में 16 जनवरी 1941 में कहाँ पर हुआ था, तो दुर्गे छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्गे छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि का मूल निवास स्थान क्या था, तो इनका मूल निवास स्थान जो था निवास सागर मध्य प्रदेश था। कहाँ था, तो सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है कि इनका माता और पिता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम हमने आपको बताया क्या था, तो निर्मला देवी। और पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई है। कहाँ से हुई है? गवर्नमेंट्री हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई है। अगला है कि इन्होंने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने बीए जो है सागर विश्वविद्यालय से किया है। कहाँ से? सागर
विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है, तो बीए किया है। नेक्स्ट है कि इन्होंने एमए कहाँ से किया है, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने एमए जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज कहाँ से, कॉलेज से किए हैं। तो ठीक है, कॉलेज दिल्ली से किए हैं। ये कॉलेज कहाँ पर है, तो भाई साहब ये कॉलेज दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि इन्होंने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया है, इन्होंने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा को। किसे, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन्होंने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया है। नेक्स्ट है कि ये किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं, तो याद रखना है कि ये जो है किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं, तो हिंदी विश्वविद्यालय के। किस विश्वविद्यालय के, तो हिंदी विश्वविद्यालय के, हिंदी विश्वविद्यालय, यानी ये जो है हिंदी विश्वविद्यालय के क्या रहे हैं, प्रथम कुलपति रहे हैं। ठीक है, आगे है कि भारत सरकार के कला अकादमी के निर्देशक कौन थे, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। कौन थे, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है कि इनके कितने दर्जन मौलिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, इनकी कितने दर्जन, तो याद रखना है कि 3 दर्जन। ठीक है, इनके कितने दर्जन, तो 3 दर्जन जो है मौलिक कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। आगे है कि हाँ, बहुरी अकेला साहित्य विनोद फिलहाल थोड़ी सी जगह किनकी कृति है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की। किनकी है, अशोक वाजपेयी की। ठीक है, आगे है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पहला याद रखोगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा क्या था, तो दूसरा था, कहाँ चला गया भाई साहब, हाँ, दयावती मोदी सम्मान। और इसके अलावे इनको जो है क्या मिल चुका है, तो शेखर सम्मान, और फ्रेंच सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड कब मिला था, तो सन 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि फ्रेंच सरकार द्वारा क्या मिला था, तो याद रखोगे कौन सा, तो अभी तुरंत बताए हैं, फ्रेंच सरकार द्वारा मिला था ऑफिसर, क्या मिला था, तो ऑफिसर फ्रेंच, यही था ना, हाँ, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड क्रॉस कब मिला था, तो सन 2004 ईस्वी में। ये भी याद रखना है कि कब मिला था, तो सन 2004 ईस्वी में इनको मिला था। नेक्स्ट है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखोगे यह पाठ जो है आविन्यो से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आविन्यो से लिया गया है। नेक्स्ट है कि आविन्यो क्या है, एक यह जो है एक ईसाई मठ है, क्या है, ईसाई मठ है। नेक्स्ट है कि लेखक यहाँ कितने दिन तक रहे थे, तो 20 एक दिन यानी 19 दिन तक ये यहाँ पर ठहरे थे। ठीक है, अब 19 एक दिन तक रह के वो क्या किए थे, क्या क्या चीज़ साथ ले गए थे, किस तरह से उन्होंने किसी भी कविताएं की रचना की है, उन सभी को अब लोग जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाई साहब साफ करना पड़ेगा, साफ करके उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग जो है समझ लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में असल में है क्या। तो भाई साहब हमने आपको पहले बताया कि यह एक प्रकार का क्या है, तो ललित रचना है। ठीक है, इसमें असल में कवि ने बताया है कि किस प्रकार से कोई कविता लिखी जा सकती है, या कवि जब आविन्यो गए थे तो वहाँ पर क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एक कुटिया बना हुआ है। ठीक है, जो क्या है, तो दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। असल में क्या है, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है असल में एक प्रकार का, तो क्या बताओगे, यह दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन, ठीक है, यानी यह मध्ययुगीन भारत, ये जो है क्या है, एक प्रकार का ईसाई मठ है। और बगल में हमने एक फिगर बनाया है जिसको हमने कवि को बना दिया है। ठीक है, यही है कवि कौन, तो भाई साहब कवि यही है अशोक वाजपेयी। ठीक है, कौन कवि है, अशोक वाजपेयी। अब देखिए अशोक वाजपेयी ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इन्होंने किनको, अशोक वाजपेयी जो है असल में भारत के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं, भारत के कवि हैं। इनको जो है बुलाया गया था फ्रांस। ठीक है, इनको अशोक वाजपेयी को कहाँ बुलाया गया था, तो फ्रांस बुलाया गया था। ठीक है, किसने बुलाया था, तो वहाँ पर जो है ना पीटरबर्ग का विवाद प्रस्थ महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, जहाँ पर इनको बुलाया गया था। कहाँ पर, तो
ईसाई मठ फ्रांस में बुलाया गया था। फ्रांस में ईसाई मठ जहाँ पर था वहाँ से लगभग एक मील दूर जो है ये जो है महाभारत वहाँ पर प्रस्तुत होने वाला था, मतलब नाटक खेलने वाला था, सिंपली समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो नाटक खेलता है तो क्या करता है, कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है ना। इसी प्रकार से वहाँ महाभारत जो है प्रस्तुत करने वाला था, मतलब नाटक के द्वारा उसको यहाँ पर बताया जाता। ठीक है, आगे है कि कवि जो है वहाँ पर कितने दिन जाकर रहे थे, तो याद रखिएगा कवि जो है वहाँ पर 19 दिन तक रहे थे और प्रत्येक दिन गद्य और कविता लिखते थे। और भाई साहब ये कवि हैं तो क्या लिखेंगे, कविता ही लिखेंगे ना। अब जैसे मेरा काम है क्या चीज़, हम अगर मान लीजिए पढ़ाते हैं तो कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका काम है क्या चीज़, पढ़ना। आप कहीं जाओगे तो क्या करोगे, कहीं जाओगे तो पढ़ोगे ना, आपको कहीं ना कहीं रास्ता क्या चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। तो इसलिए जो जिनका काम होता है वो अपना काम करते हैं, तो इनका भी क्या काम था, कविता लिखना और गद्य लिखना। तो ये भी कहाँ गए थे, तो फ्रांस में गए थे, ईसाई मठ में थे, और ईसाई मठ में रहकर ये जो है क्या करते थे, तो ये कविता लिखते थे। ठीक है, कविता भी लिखते थे और गद्य भी लिखते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि फ्रांस में कितने दिनों तक रहे थे, याद रखोगे 19 दिन तक। ठीक है, 19 दिन में रहकर क्या किए, तो कविता लिखे, और क्या किए, तो गद्य लिखे। ठीक है, आगे है कि इन ये जो है कितने दिन तक रहे थे, तो 19 दिन तक, और उनमें कौन कौन से, तो याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1994 से कितना, 24 अक्टूबर 1994 से 10 नवंबर तक रहे थे। टोटल कितना दिन होता है, 19 दिन होता है। कितना दिन होता है, 19 दिन होता है। और उन्होंने उस 19 दिन में, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, उस 19 दिन में उन्होंने क्या किया, 35 कविता लिख डाला। ठीक है, कितनी कविता, 35 कविता लिख डाला। ठीक है, और उसके बाद 27 गद्य को भी लिखा। 35 कविता लिखे इन्होंने और उसके बाद क्या किए, 27 गद्य की भी रचना कर दी। ठीक है, समझिए 19 दिन में कोई 35 कविता कैसे लिख सकता है और 27 गद्य कैसे लिख सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाके उनको इतना ना मस्त शांत माहौल मिल गया कि उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उनको ज़्यादा वक्त मिलता था। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जिस चीज़ में मगन हो जाता है तो उसको उसके अलावा कोई भी चीज़ दिखता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे है साथ में ये क्या ले गए थे, जब वहाँ फ्रांस गए थे तो साथ में क्या ले गए थे, भाई साहब कवि हैं तो क्या ले जाएंगे, तो अपने साथ में ले गए थे एक टाइपराइटर, क्या ले गए थे, एक टाइपराइटर, इसके अलावे 3 से 4 पुस्तकें ले गए थे और कुछ संगीत के टेप ले गए थे। ठीक है, पहले संगीत का टेप होता था। ठीक है, एक टेढ़ा करके लगा दिए गए, आराम से जो है गाना नहीं बजता था, सिर्फ टन 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 जो है क्या होता था, सिर्फ उसका एक ध्वनि निकलता था। जिस तरह से अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनते हैं, मतलब वो गाएगा नहीं, वो क्या करेगा, धुन बजाएगा और आपके मन में ऑलरेडी वो गाना क्या होता है, बजते रहता है। ठीक है, वो सिर्फ धुन बजाएगा, जैसे वो नहीं होता फूकने वाला एक बाजा, उसमें देखोगे नया नया गाना जो पुराना वाला बजाएगा ना, तो आपको भी कभी कभी याद आएगा, अरे भाई साहब लगता है यही गाना जो है ना गा रहा है, और वो याद भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी जो है अपने साथ में क्या ले गए थे, क्वेश्चन पूछता है कि कभी जब अभिमन्यु गए थे तो वो अपने साथ में क्या ले गए थे, तो याद रखिएगा उन्होंने अपने साथ में टाइपराइटर ले गए थे, 3 से 4 पुस्तक ले गए थे और कुछ संगीत के टेप ले गए थे। क्या ले गए थे, कुछ संगीत के टेप ले गए थे। आगे है कि यह रचना दिखाती है कि रचना कैसे रूप धारण करती है। और कवि जो है जो इस चीज़ को लिखे हैं ये क्या है असल में, तो ये एक ललित रचना है। और यह रचना दिखाती है कि कोई भी रचना जो है अपना किस प्रकार से रूप धारण करती है। ठीक है, कोई भी रचना अपना किस प्रकार से रूप धारण करती है, ये क्या दिखाती है, यही रचना दिखाती है कि कोई भी रचना का किस प्रकार से रूप का धारण होता है। आगे क्या है, तो आगे है कि इससे पहले ये फ्रांस कब गए थे, तो याद रखोगे कि जब इनको बुलाया गया था फ्रांस के मध्ययुगीन में बुलाया गया था ईसाई मठ में, तो इससे पहले ही एक बार ईसाई मठ जा चुके हैं। कब, तो आज से 10 साल पहले, आज से नहीं, जब गए थे उससे 10 साल पहले। ठीक है, जब गए थे उससे 10 साल पहले इनको बुलाया गया था और वो वहाँ पे जाके रह के आए थे, और उसके बाद जब दोबारा गए तब ना संगीत टाइपराइटर बुक लेकर गए थे नहीं, और इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनते थे। समझ सकते हो, आप लोगों को भी अगर सॉन्ग सुनने का मन करे तो यूट्यूब खोलिए और उस पर सर्च करिए इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। पता है इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनने का भी एक अच्छा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो है ना कभी आपके माइंड में बजेगा नहीं। ठीक है, मतलब आप देखते होगे कि आप कोई गाना अगर आज भर दिन सुनते रहो ना, तो पूरा माइंड में जो है ना, कभी पढ़ने के लिए भी बैठो तो मने मन वही गाना चलते रहता है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग में क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ टोन बजता है, और जब आप टोन सुनोगे तो टोन में आप गाना बजाओगे कहाँ से, जब तक आपको टोन नहीं सुनाई देगा तब तक आप गाना गुनगुना नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आज से ही अपने मोबाइल में जो है 2 4 5 इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग क्या करिए, डाउनलोड करिए और उसको सुनिए।
तुम लोग तो ऐसा करोगे नहीं, तुम लोग सुनोगे एकदम भोजपुरी गाना, ठीक है, नहीं तो बढ़िया बढ़िया हिंदी गाना। ऐसा मत करो, ठीक है। आपको अगर गाना सुनना है तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनो, जाकि जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित, ये जो जहाँ पर गए थे जो ईसाई मठ है, यह कहाँ है तो फ्रांस में है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखोगे यह रोन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रोन नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रकार का क्या है तो मठ है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है ईसाई मठ है, ठीक है। आगे है कि अब फ्रांस में और यूरोप का अत्यंत, अब जो है फिलहाल फ्रांस और यूरोप के अत्यंत लोकप्रिय रंगमंच समारोह होता है। अभी जो है इस ईसाई मठ में क्या क्या होता है तो याद रखोगे, एक कौन है फ्रांस है और दूसरा यूरोप है। इसका अत्यंत लोकप्रिय रंगमंच समारोह होता है। कहाँ पर तो इसी ईसाई मठ में। किस ईसाई मठ में तो यहीं दक्षिण फ्रांस के मध्ययुगीन ईसाई मठ में होता है। अभी फ्रांस और यूरोप का एक रंगमंच समारोह होता है, ठीक है, मतलब दोनों देश के लोग आते हैं और वहाँ पर इस तरह का समारोह आयोजित किया जाता है। आगे है कि रोन नदी के एक ओर, मतलब रोन नदी का क्या होगा दो साइड होगा, मतलब एक नदी के इस साइड एक नदी के उस साइड, या एक इस पार एक दूसरा इस पार, तो दोनों साइड में था। तो एक साइड मतलब रोन नदी के एक ओर आविन्यो था और दूसरी ओर जो है एक वीरनव का एक नया गांव था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रोन नदी के किनारे में क्या था तो एक ओर क्या था आविन्यो था। रोन नदी के दूसरी ओर क्या स्थित था तो वीरनव का एक नया गांव स्थित था। क्या स्थित था? वीरनव का एक नया गांव स्थित था, ठीक है। आगे है कि यह जो है एक प्रकार का यह एक प्रकार का ईसाई मठ है जिसका नाम ला सत्रूज है। क्या नाम है? ला सत्रूज, ये त्रूज होना चाहिए, ठीक है। यह एक प्रकार का ईसाई मठ है। असल में यह है क्या एक प्रकार का ईसाई मठ है। और यह जो है क्या ना किस नाम से जाना जाता है तो याद रखोगे भाई साहब ला सत्रूज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? ला सत्रूज के नाम से जाना जाएगा। आगे है कि आविन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है। ये जो आविन्यो रहा है वो फ्रांस का जो है ना एक कला केंद्र रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति जाके अपना कला का वहाँ पे प्रदर्शन करता था और उसके बदले में उसको इनाम कुछ भी दिया जाता होगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। आगे है कि पिकासो की कृति क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पिकासो की कृति क्या है तो याद रखोगे कि पिकासो की कृति का नाम है लामा मोलेज दा आविन्यो। पिकासो की कृति का नाम लामा दा मोलेज और आविन्यो, लामा मोलेज दा आविन्यो। क्या नाम है? लामा मोलेज दा आविन्यो। आगे है कि लेखक रोन नदी के किनारे क्या कर रहे थे। अब देखो असल में जो है ना इससे पहले जो था वो सब छोटा छोटा पॉइंट था, क्या क्या हुआ, क्या लेकर गए थे, क्या क्या किए, नहीं। अब जो है अब कभी आविन्यो जाए और रोन नदी के किनारे ना जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो कभी जब आविन्यो गए थे और वहाँ से गए थे आविन्यो के इस ईसाई मठ में, और उसके जस्ट बगल में कौन था? रोन नदी बहती थी। रोन नदी के एक साइड क्या था तो आविन्यो था, दूसरे साइड क्या था तो वीरनव का एक नया गांव था। और वहाँ पर जाने के बाद वो क्या किए, जब वहाँ गए तो लेखक रोन नदी के किनारे जाकर क्या किए, आराम से बैठ गए, ठीक है। जब आप भी कहीं अकेले में जाते होगे तो याद करना कि जो छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी बातें होती है वो जब अकेले में बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्या होता है याद आता है। उसी प्रकार से कभी भी जब गए थे कहाँ पर तो रोन नदी के किनारे गए थे तो इनको भी छोटी छोटी बातें जो है ना याद आ रहा था, ठीक है। जिसमें कवि कहते हैं कि इन्हें लगता था कि जैसे जल स्थिर है और तट बह रहा है। कवि को कैसा लगता था कि जल जो है ना पूरा स्थिर है और जो जिस तट पे वो बैठे हुए हैं वही क्या हो रहा है बह रहा है, ठीक है। जैसे एक बंदा जो है ना एक बार गया था नदी किनारे, ठीक है, उसका नया नया ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था? नया नया ब्रेकअप हुआ था। और वह जो है नदी किनारे बैठकर, आप भी बैठे होगे, देखना कभी नदी के किनारे जाओगे तो कुछ ना मिले अगर बैठ जाओगे ना तो वहाँ पे जो ढेला होता है उसको उठा उठा के क्या करता है इंसान, फेंकते रहता है, ठीक है। तभी जो है उस तालाब से, ये एक जोक्स है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लेना। वो बैठा हुआ था और एक ढेला लेकर पत्थर लेकर नदी के अंदर में क्या कर रहा था मार रहा था, ठीक है। तब जो है अंदर से मेढक निकलता है और मेढक बोलता है कि नदी में तो आशा ले, क्या बोलता है कि नदी में तो आशा ले तेरी उदासी दूर करता हूँ, अपनी वाली के चक्कर में जो है ना मेरी वाली का क्या कर रहा है सिर फोड़ रहा है, ठीक है। अपनी वाली के चक्कर में उसकी वाली क्या कर दिया सिर फोड़ दिया, ठीक है। आगे है कि
इन्हें लगता था क्या चीज़ कि जैसे जल स्थिर है और तट क्या हो रहा था, तो भाई साहब बह रहा था। समझो, वह इस प्रकार मगन हो गए कि उनको लगा कि जिस जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यही चीज़ बह रहा है। ठीक है, और नदी क्या है, स्थिर है। ठीक है, जैसे आप कभी ट्रेन में सफ़र करोगे तो ट्रेन में जो है ना, ट्रेन में सफ़र करने के बाद 2 दिन सफ़र करोगे, उसके बाद तीसरा दिन जब बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हम ही हिल रहे हैं। ठीक है, हम भी क्या हो रहे हैं, 2 दिन तक हिलते रहेंगे। या जब ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन चलेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्या चलेगा, पता चलेगा क्या, बगल वाला ट्रेन बह रहा है, हम लोग या चल रहा है, हम लोग क्या हैं, तो स्थिर बैठे हुए हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन क्या होता है, स्थिर रहता है। जब पटरी देखोगे आप अपना, या स्टेशन देखोगे तो देखोगे कि यहीं लगा हुआ है, लेकिन लगेगा क्या चीज़, महसूस होता है कि जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बेटर वही रहता है, कौन सा, सफ़र करके आओ और घर में सो तो चौकी पर भी लगेगा आपको क्या चीज़, हम भी चल रहे हैं। ठीक है, आगे है कि नदी के तट पर बैठना ही नदी के साथ बहना है। कवि का कहना है कि जो जो कोई व्यक्ति नदी के तट पर बैठता है, याद रखना, वह नदी के साथ ही क्या करता है, तो बहता है। नदी के साथ क्या करता है, बहता है। आगे है कि नदी के पास होना ही नदी होना है। कवि का कहना है कि जैसे जल स्थिर है और तट बह रहा है। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि तट, नदी के तट पर बैठना ही क्या है, नदी के साथ बहना है। ये किनका कहना है, अशोक वाजपेयी जी का। आगे है कि नदी के पास होना ही नदी होना है। मतलब आप नदी के पास चले गए तो समझ लो आप में भी क्या है, एक नदी बह रही है। ठीक है, आप में भी क्या बह रही है, एक नदी बह रही है। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरा लोग, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है जिसका नाम क्या है, नदी चेहरा लोग। इसमें जो है ना, इस चीज़ को पूरा बारीकी से दर्शाया गया है। किस चीज़ को, ये जो कवि बात बोल रहे हैं कि इन्हें लगता था कि जैसे जल स्थिर है और तट बह रहा है, नदी के तट पर बैठना ही नदी के साथ बैठना है या बहना है, नदी के पास होना ही नदी होना है। ये सब चीज़ को दर्शाया है कौन, कवि विनोद कुमार शुक्ल ने, जिनकी कविता का नाम क्या है, तो नदी चेहरा लोग। आगे आपका 10वां चैप्टर जो होने वाला है जिसका नाम है मछली, यह असल में विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और इसी चीज़ में उन्होंने बताया है, किसमें, तो उनका एक गद्य है या जो भी आप बोलो, उसमें नदी चेहरा लोग नाम का एक पुस्तक है, उसमें इस चीज़ को दर्शाया गया पूरा बारीकी से। आगे है कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। कवि का कहना है कि नदी जो है ना, किसी को अनदेखा नहीं करती है, भले वो कोई भी चीज़ हो, नदी हर चीज़ को देखते हुए चलती है। दूसरा है, कवि नदी की समानता कविता से करते हैं। कवि का कहना है कि भाई साहब, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। इसके अलावे कवि नदी की समानता जो है ना, अपनी कविता से करते हैं। नदी की समानता किसके साथ करते हैं, अपनी कविता से करते हैं। क्या है, तो बोल रहे हैं कि ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आते हैं। कवि का कहना है कि भाई साहब, ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आते हैं। आपको भी पता होगा कि नदी में जल कहाँ कहाँ से आते हैं। सर हम नहीं जानते, नहीं जानते हो तो जान पता करो। ठीक है, बहुत जगह से पानी बहकर तब जाके आ क्या आता है, नदी में मिलता है। जब बहुत सारा नदी जो है बहकर जाता है, जब जाके क्या होता है, एक समुद्र का निर्माण होता है। उसी तरह से कवि का कहना है कि हाँ, कवि नदी की समानता किससे करते हैं, कविता से करते हैं। और इनका कहना है कि न जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आते हैं, आ मिलते हैं, और कविता में भी शब्द कहाँ कहाँ से मिलते हैं। कवि का कहना है कि न जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आके मिलते हैं, उसी प्रकार से न जाने कविता में शब्द कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आपको पता होगा कि जो कविता लिखा जाता है, उसमें भी जब एक कविता तैयार हो जाएगा ना, तो आप पढ़ोगे तो लगेगा नहीं भाई, सही सही वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कवि का कहना है कि जिस प्रकार पता नहीं चलता है कि नदी में कहाँ कहाँ से जल आ रहा है, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कविता लिखता है तो उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से शब्द आ रहा है। नेक्स्ट है कि जल की कमी, हाँ आगे ये है कि जिस प्रकार नदी में कभी भी जल की कमी नहीं होती है। कवि का क्या कहना है कि जिस प्रकार नदी में कभी भी जल की कमी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी कभी भी शब्द की कमी नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार नदी में कभी जल की कमी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी कभी भी शब्द की कमी नहीं होती है। यह बात किसका कहना है, भाई साहब अशोक वाजपेयी का। किनका कहना है, अशोक वाजपेयी का। ठीक है, आगे है कि एक शब्द देखिए, यहाँ पर जगह थोड़ा सा क्या हो गया था, घट गया था, इस कारण से हमने ऊपर में लिखा है। क्या है, तो कवि का कहना है कि कवि अगर नदी से पूछे तुम कैसी
सॉरी, कभी कभी अगर नदी से पूछे कैसी तुम नदी हो, कौन पूछ रहे हैं? कभी अशोक वाजपेयी पूछ रहे हैं कि कैसी तुम नदी हो, नदी कहेगा जैसी तुम कविता हो। मतलब ये कविता और नदी ये दोनों को एक समान लेते हुए चल रहे हैं। किसमें? तो इस ललित रचना में। किसमें? इस ललित रचना में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेरे ख्याल से हमने सभी पॉइंट को देख लिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत बार यही पूछा गया है। ये अभिनव क्या है? एक ईसाई मठ है। अभिनव का दूसरा नाम क्या है? तो अभिनव का दूसरा नाम क्या है? ला शत्रुज। अभिनव का एक नया गांव कौन है? तो वीरनव। क्या नाम है? वीरनव। कवि फ्रांस में कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। कवि कितने दिन तक रहे थे या कब से कब तक रहे थे? तो 24 अक्टूबर 1994 से 10 नवंबर 1994 तक रहे थे। आगे कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। कितनी कविता लिखे? 35। कितने गद्य लिखे? 27। अपने साथ क्या ले गए थे? टाइपराइटर, 3 से 4 पुस्तकें, कुछ संगीत। ठीक है, और वहाँ पर क्या देखने गए थे? तो इनको जो है बुलाया गया था पीटरबर्ग का एक विवादप्रस्त महाभारत वहाँ पर प्रस्तुत होने वाला था। इसी चीज़ को लिए इनको बुलाया गया था। किनको? कवि अशोक वाजपेयी को। ठीक है, इससे पहले कभी कब गए थे अभिनव? तो 10 वर्ष पहले गए थे। कब गए थे? 10 वर्ष पहले गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है और छोड़ना नहीं है। जब ये कंप्लीट हो गया है तो इसके जस्ट बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, उसे भी आप देख लो। उसके बाद जो बचा हुआ सब्जेक्टिव जो भी आया होगा, मतलब बहुत बार पूछा गया होगा, आपको पता है कि इन सभी में जो है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। इन सभी में क्वेश्चन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर करते हैं जो ज़्यादा भी आया हो या ज़्यादा बार पूछा गया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।